हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का सेकंड ईयर का पेपर कैसा हुआ था? पहला पेपर जो हुआ था चिकित्सा परिचर्या का, बोलो भाई कैसा हुआ था कल का पेपर? जो पहला पेपर हुआ है आपका चिकित्सा परिचर्या का। चलो, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने आपकी क्रैश कोर्स के अंदर जो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से हमने 15 जुलाई को आपका बैच स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स का, जिसमें से 7 अगस्त तक आपकी जो 5 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। उसमें से एक सब्जेक्ट आपकी बाकी चल रही है, मानसिक रोग वाली, ठीक है। तो इसे हम धीरे धीरे 7-8 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आधा से 1 घंटा डेली क्लास आया करेगी आप लोगों की, ठीक है। आज क्या है, छुट्टी है, तो इस वजह से सुबह के टाइम आपकी क्लास रख ली है, अन्यथा मैं नॉर्मली जो क्लास आपकी होती है वो शाम के टाइम ही होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अनुराग बैरवा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ और अभी मैंने 15 जुलाई से बैच स्टार्ट किए हैं। तो जिन बच्चों को अभी नवंबर दिसंबर में जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए 15 अगस्त से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों की एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को सारे जो आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्टों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को हर टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, जिस तरह से मैंने क्रैश कोर्स में किया है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में क्या है कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन थे, जबकि जो आपका जो रेगुलर बैच है जो 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो टाइम है वो काफ़ी मिल जाएगा हमें, ठीक है। अभी 3-4 महीने आपके एग्ज़ामों में, तो उससे ये है कि आप लोगों को हर टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, आपका टेस्ट वगैरह भी हुआ करेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को रिवीजन भी करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गैस पेपर वगैरह भी देने का है मेरा। 5-5 गैस पेपर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से 100% आपका पेपर उन 5 गैस पेपरों में से मेन एग्ज़ाम में आपके आएगा, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। मन का परिचय, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम मन का परिचय। तो लिखा है, आयुर्वेद शास्त्र आयु का विज्ञान है तथा यह आयु शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग है, ठीक है। यानी ये जो आयु जो होती है, ठीक है, आयु किसे कहते हैं? जिसमें शरीर, ठीक है, इंद्रिय यानी हमारी जो 5 इंद्रिय जो होती है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ठीक है, उनका, और सत्व और आत्मा, ठीक है, इनका जो संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं, ठीक है। तो आयु क्या है? आयु है हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ठीक है, हमारा सत्व यानी हमारा मन, ठीक है, और हमारी आत्मा, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? आयु कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आयु कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो नीचे के 2 जो चीज़ें हैं, ठीक है, सत्व और आत्मा, ठीक है, इन चीज़ों को इनका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जबकि हमारा जो शरीर और इंद्रियां जो होती है इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हमारा जो शरीर और इंद्रियां जो होती है 5 महाभूत से बनी हुई होती है, जबकि मन और आत्मा जो होती है, ठीक है, ये निर्विकार होते हैं, जबकि आत्मा निर्विकार है। अतः स्वस्थ रहने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। इसलिए व्याधियों के 2 आश्रय माने गए हैं। एक तो होती है शारीरिक व्याधि और एक होती है मानसिक व्याधि, ठीक है। चूँकि व्याधियाँ दोष से दूषित होती है, ठीक है। कौन से दोष होते हैं? त्रिदोष होते हैं, ठीक है। तो त्रिदोषों के दूषित होने से, मतलब दोष अगर साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है, दोष अगर साम्य अवस्था में है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और अगर तीनों दोष अगर असाम्य अवस्था में, अगर विषम अवस्था में चले जाते हैं तो रोग उत्पन्न
हो जाता है। यदि शारीरिक दोष दूषित होते हैं तो मानसिक दोषों को भी वो क्या करते हैं, दूषित करते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात यह है, अगर किसी व्यक्ति को बुखार आएगा या किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक परेशानियां तो उसको होती हैं, ठीक है, लेकिन साथ में उसकी मानसिक परेशानी भी उसको होती है, उसको चिंता होती है, उसको टेंशन होती है खुद की, ठीक है, वो व्यक्ति परेशान रहता है, मन उसका दुखी हो जाता है परेशानियों से। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव एवं परोक्ष रूप से स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है, ये जो आधुनिक विज्ञान में मन संबंधी जो भी बातें जो लिखी हैं उसको मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं, और मन से संबंधित जो भी विकार होते हैं, जो भी रोग होते हैं जिसका अध्ययन हम करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, मानस रोग कहते हैं, यानी साइकेट्री उसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि आयुर्वेद में मन का बोधगम्य और विश्लेषणात्मक वर्णन प्राप्त होता है। मन को प्रत्यक्ष रूप से देखने या सुनने में अनुभव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी मन और आत्मा जो होता है, यहाँ पर मन की बात हो रही है, तो मन को ना हम देख सकते हैं ना हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का मन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है, हमारी बातों से चिढ़ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति का मन ठीक नहीं है। अतः यह अनुमान गव्य द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमारा जो मन जो होता है, ठीक है, हमारा जो मन या सत्व जो होता है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये दोष रहित होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये अनुमान गव्य द्रव्य है। ठीक है, यानी इसका क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, आगे भी और भी छोटी छोटी चीज़ें आएगी मन के बारे में। तो यह एक अनुमान गव्य द्रव्य है, यह देह अनुबंध कर्म द्वारा सदैव आत्मा से संयुक्त, मतलब हमारा जो मन होता है वो आत्मा से संयुक्त रहता है, और शरीर के क्षीण हो जाने पर, यानी जो आत्मा जो होती है शरीर के क्षीण हो जाने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, या पूर्व जन्म इसे हम कहते हैं। आगे लिखा है, आत्मा निष्क्रिय है परंतु ज्ञानवान है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति और अनुभव करने वाली होती है। आत्मा को ज्ञान की उपलब्धि मन, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ से होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमारी आंखें क्या है, एक इंद्रिय होती है। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मन ही तो बताएगा। ठीक है, अगर हमारा मन हमारी इंद्रिय से उस विषय को ग्रहण करता है तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर इंद्रिय से विषयों को ग्रहण करेगा तभी हम उन चीज़ों को देख पाएंगे या सुन पाएंगे। ठीक है, आत्मा चेतनावान होती है, से सभी तत्व अज्ञानवान होते हैं। ठीक है, इसलिए आत्मा का प्रमुख सहायक जो द्रव्य जो होता है वो मन होता है। ठीक है, तो मन और आत्मा दोनों एक साथ ही आते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, परंतु जब तक मन उन इंद्रियों के साथ संयोग नहीं करता है तब तक हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मन जो होता है, अगर हमारा मन खराब है, कहते हैं ना कि किसी का अगर मन खराब होता है तो सामने रखी हुई वस्तु भी उसे दिखाई नहीं देती, अगर उसका मन अगर डिस्टर्ब है तो। ठीक है, आगे लिखा है, सत्व गुण, जो सत्व जो गुण होता है, यानी जो मन जो होता है वो शुद्ध होता है और दोष रहित होता है, क्योंकि वह कल्याणांश युक्त है, रज दोष युक्त होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा जो मन जो होता है वो 3 तरह का होता है, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो रज और तम जो होते हैं, ठीक है, वो दोष सहित होते हैं, यानी उसमें दोष होता है। ठीक है, लेकिन जो सत्व जो होता है, सत्व मन जो होता है वो दोष रहित होता है। ठीक है, अतः सत्व को गुण माना है, दोष नहीं माना है। सत्व गुण विकार रहित होता है, जबकि रज और तम जो होते हैं, ठीक है, उनकी दुष्टि होने से मन भी विकृत हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, मन के विकृत होने पर अनेक प्रकार की मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, तथा न केवल मन बल्कि आत्मा और इंद्रियों में भी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। आगे लिखा है, प्राणियों के विकास क्रम में मनुष्य को श्रेष्ठतम प्राणी बताया गया है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है,
मन होता है, क्योंकि वो मन के द्वारा मनन करके ही वो कार्य, किसी भी कार्य को करता है, ठीक है, यानी सोच विचार कर वो किसी कार्य को करता है। लेकिन जो पशु जो होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को देखकर, यानी दूसरे पशु को देखकर क्या करते हैं, नकल करते हैं वो, ठीक है, तो नकल करके अपना कार्य करते हैं, जिन्हें हम पशु कहते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप, चलो और देख लेते हैं, इसमें नीचे और भी लिखा हुआ है। मानव शरीर में मनस की विशेष स्थिति भारतीय राजवैद्य दर्शन में स्वीकार की गई है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों के अलावा मन को उभय इंद्रिय माना है, ठीक है। इस प्रकार हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है, 11 प्रकार की इंद्रियां होती है। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है, ठीक है, 5 प्रकार की कर्म इंद्रिय होती है, और एक होती है उभय इंद्रिय जिसे हम मन कहते हैं, ठीक है। इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा को उसे उपलब्ध कराना मन का ही कार्य होता है। शरीर में एक या एक से अधिक इंद्रियों के अधिष्ठान जैसे नेत्र, कर्ण आदि के विकृत या नष्ट हो जाने पर भी यदि अगर मन स्वस्थ रहता है तो जीवन निर्वहन ठीक प्रकार से हो सकता है। परंतु यदि सभी इंद्रियों का ठीक प्रकार से रहने पर भी मन अगर विकारग्रस्त हो गया है तो जीवन जीना कठिन हो जाता है। इसको समझो, इस बात को देखो क्या है, कहने का मतलब ये है, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें आँख नहीं होती है, ठीक है, या जैसे मान लो ज्ञानेंद्रियों में देख लो आप, ठीक है, पहले ज्ञानेंद्रियों में देख, जैसे मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ठीक है, होते हैं ना कई ऐसे लोग, लेकिन फिर भी अपने जीवन को वो सुखपूर्वक जीते हैं, ठीक है। तो सुखपूर्वक इसलिए जी रहे क्योंकि उनका जो मन है वो विकारग्रस्त नहीं है, उनकी ज्ञान इंद्रिय विकारग्रस्त हुई है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का कोई हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, कर्म इंद्रिय होती है, ठीक है। तो अगर किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति अपना जीवन खुशहाली से जीता है। लेकिन अगर मन अगर दुखी है, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर सभी, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, उनके पास में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, उनकी सभी ज्ञान इंद्रियां, सभी कर्म इंद्रियां, सब उसके हाथ पैर वगैरह सब बिल्कुल ठीक है, आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका मन ठीक नहीं है, ठीक है, मन विकारग्रस्त होता है उसका, ठीक है, तो उसका जीवन जीना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए एक सुखहाली से, यानी एक खुशपूर्वक जीवन जीने के लिए ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का सही या गलत होना जरूरी नहीं है, मन का स्वस्थ रहना जरूरी। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो भले ही हम देख नहीं सकते हो, हम सुन नहीं सकते हो, हमारा एक हाथ नहीं हो, हमारा एक पैर नहीं हो, फिर भी हमारा जीवन जो होता है बिना किसी परेशानी के सुखपूर्वक जी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, ये मन के बारे में एक इंट्रोडक्शन है, मन का एक परिचय बताया है, ठीक है। आप जैसे आपके क्वेश्चन आ जाता है मन से संबंधित, कोई मन के बारे में लिखिए, तो आप इस चीज़ को मन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मन की निरुक्ति पर, ठीक है। तो मन की जो निरुक्ति उसमें लिखा है, सीधी सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा मनन किया जाता है या जिसके द्वारा सोचा विचारा जाता है, सोचा समझा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मन कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। मन के पर्याय लिखे गए हैं, अगले पेज पे आ जाओ आप। मन के पर्याय हैं चित्त, चेतम, हृदय, हर्त, मानस, सत्व और मनस, ठीक है। ये करीब 7 यहाँ पर पर्याय लिखे गए हैं। आपको ये पर्याय भी याद होने चाहिए, मन का परिचय आपको याद होना चाहिए, मन की निरुक्ति आपको याद होनी चाहिए, मन के पर्याय आपको याद होने चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं मन के लक्षणों पे, ठीक है। इससे पहले आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान, शारीर स्थान और विमान स्थान में मन के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। जो आचार्य चरक संहिता ने अपने सूत्र स्थान में बताया है कि मन अति इंद्रिय होती है। जो मन जो होता है वो अति इंद्रिय होता है। इंद्रिय शब्द के 2 अर्थ हैं, जैसे चक्षु आदि इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से परे और चक्षु आदि इंद्रियों से भी सूक्ष्मतर, ठीक है। मतलब जो हमारे जो नेत्र वगैरह, जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती है, इनसे अलग और इनसे सूक्ष्म होता है मन, ठीक है। तो मन जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने हमारे मन को क्या बताया, अति इंद्रिय बताया है कि मन जो होता है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों से अलग होता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है। इसके अलावा
आचार्य चरक ने विमान स्थान में कहा है कि मन ही सत्व है, सत्व को ही मन कहा गया है। ठीक है, यह आत्मा के संयोग से शरीर का तंत्र यानी धारक और प्रेरण करता है। ठीक है, यानी जो मन जो होता है, ठीक है, शरीर को धारण करता है और शरीर को प्रेरणा देने का कार्य करता है। ठीक है, शारीर स्थान में क्या लिखा है देखो भाई, जो जीव स्पर्श शरीर से संबंध स्थापित करता है, जिसके निकल जाने से शील बदल जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है, सब इंद्रियां कष्ट से पीड़ित हो जाती है, बल का ह्रास हो जाता है, व्याधि बढ़ जाती है, जिनके बिना प्राणों का त्याग हो जाता है, जो इंद्रियों का प्रेरक है उसे मन कहते हैं। ऐसा आचार्य चरक ने शारीरिक जो शारीर स्थान है वहाँ पर बताया है। चलो अगली बात करते हैं हम मन के लक्षणों की। एक सेकंड में आता हूँ। तो मन के लक्षणों की बात कर लेते हैं हम। तो आचार्य चरक कहते हैं कि मन की उपस्थिति में ही इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है, यानी अगर मन उपस्थित है, ठीक है, तो मन की उपस्थिति में जो इंद्रियां जो होती है वो अपने विषयों को ग्रहण करती है। देखो विषय, जो विषय यहाँ पे दे रखा है ना, विषय को ग्रहण करना, इसका मतलब ये होता है कि हम हमारी आंखों से किसी वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम सामने वाला जो विषय है यानी जो सब्जेक्ट है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, रोड पे कोई गाड़ी जा रही है उसकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हम वो जो गाड़ी जो जा रही है, ठीक है, उस गाड़ी से निकलने वाली जो आवाज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट है, विषय है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं उसे हम ग्रहण, मन की उपस्थिति में। ठीक है, तो मन की उपस्थिति में विषयों को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो मन की उपस्थिति में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने का कार्य करती है। आगे लिखा है, सुख दुख आदि के साक्षात्कार के साधनभूत इंद्रियों को मन कहते हैं। मन के अति इंद्रिय होने से उसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, उसके कार्य को देखकर ही उसका अनुमान द्वारा उसका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मन अति इंद्रिय होता है। अति इंद्रिय मतलब मन अलग होता है, ठीक है, सब चीज़ों से अलग होता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो उसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता। उसके कार्य को देखकर उसका अनुमान लगाया जाता है कि मन है या नहीं है। ठीक है, यानी मन का जो कार्य है उसका अनुमान लगाकर ही हम उसके अस्तित्व को, यानी मन है या नहीं है, ठीक है, उसके अस्तित्व को हम प्रमाणित कर सकते हैं। ज्ञान का होना या न होना अस्तित्व मन के अस्तित्व को सूचित करता है। आत्मा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी मन का संयोग नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता। अब जैसे मान लो आप लोग क्लास ले रहे हो, ठीक है, अब मान लो आपका क्लास लेने का मन ही नहीं है, आपने वीडियो चला के छोड़ दिए, ठीक है, और हालांकि आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका मन ही नहीं है क्लास लेने का, आप बेमन से देख रहे हो, बिना मन के देख रहे हो, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके कान सुनेंगे, आपकी आंखें देखेगी, लेकिन आपका जो मन है उस विषय को ग्रहण ही नहीं करेगा। ठीक है, आपका मन ही नहीं है, ठीक है, आपका मन ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो विषय जो होता है उसे ग्रहण करने के लिए मन की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर भी मन का संयोग नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चलो अगले पेज पर जाओ। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार अगले पेज पर, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान का होना और न होना मन के ही लक्षण होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मन के गुण। तो मन के जो गुण होते हैं वो 2 गुण होते हैं, मन अणु होता है और मन एक ही होता है। ठीक है, तो लिखा है इन गुणों के कारण मन एक ही काल में एक ही इंद्रिय के संपर्क में रहता है। ठीक है, यानी जैसे मान लो
अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आप आपकी आंखों से मुझे देख रहे हो, ठीक है, और कानों से मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मन है वो एक ही समय पर दोनों कार्य कर रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मन जो होता है वो एक ही समय पर दो कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मन जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, अणुत्व होता है मन, ठीक है, अणुत्व होता है, ठीक है, और एक होता है मन, ठीक है। तो जो मन एक होता है ना, तो वो एक मन एक समय पर एक ही चीज़ को ग्रहण करता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है, ठीक है, वो इतना सूक्ष्म होता है हमारा मन कि हम ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि जो सामने जो क्लास चल रही है और जो सामने हम जो आवाज़ सुन रहे हैं वो हम अलग अलग टाइम पे सुन रहे हैं, वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमें अंतर दिखाई ही नहीं देता है। अब वो कैसे है वो आगे समझो। इन गुणों के कारण ही मन एक ही काल में एक ही इंद्रिय के संपर्क में रहता है तथा उस काल में उसी इंद्रिय के अर्थ को ग्रहण करता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसे देखते भी हैं, ठीक है, बात भी कर रहे हैं, उसकी बातों को भी सुन रहे हैं, उसको देखते भी हैं, तो ऐसा लगता है कि इंद्रियों के अर्थों का ग्रहण एक ही समय पर हो रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि मन अनेक है, महान है और गुण है। वस्तुतः यह भ्रम मन के अणु होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मन बहुत सारे हैं, ठीक है, मन महान गुणवान है, ऐसा हमें लगता है कि मन बहुत सारे हैं, लेकिन मन बहुत सूक्ष्म होता है। आगे लिखा है, उदाहरण दिया हुआ है, यदि हम किसी पौधे की अनेक पत्तियों को एक साथ रखकर सुई को छिद्र करें, सुई से उसमें छेद करें, मान लो हमने 10 पत्तियों को लिया, ठीक है, और उसमें अगर हम सुई से एक साथ उसमें छिद्र कर देते तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही बार में सब में छिद्र हो चुका है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सूक्ष्म रूप में हम देखें तो एक पत्ती में जो छेद हुआ है वो एक बार में हुआ है। मतलब समझो बात को कि जब पहली पत्ती में छेद हुआ है तभी दूसरी में हुआ है, जब दूसरी में हुआ है तब तीसरी में हुआ है, जब तीसरी में हुआ है तब चौथी में हुआ है, ठीक है। तो क्रम से सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि 10 के 10 पत्तियों में एक साथ में ही क्या हो गया, छेद हो चुका है, ठीक है। तो इतना सूक्ष्म होता है मन, ठीक है, इतना सूक्ष्म होता है मन कि हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमारा जो मन है वो एक समय पर एक ही कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है, इतने माइक्रो सेकंड में वो काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मैं बूंदी में बैठा हूँ, ठीक है, अभी मैं सोच लूँ कि भाई मैं जयपुर में होता, ठीक है, तो मेरा मन तुरंत जयपुर पहुँच गया, मतलब मेरे मन की इतनी तीव्र गति है कि मैं जयपुर पहुँच गया, ठीक है। अगर मैं सोचूँ कि मैं जोधपुर होता या मैं दिल्ली होता या मैं मुंबई होता, ठीक है, तो मेरा मन इतना तीव्र है, इतना सूक्ष्म है कि तुरंत मेरा मन कहाँ पहुँच गया, इतनी दूर पहुँच गया, ठीक है। तो एक पत्ती में छिद्र होने के उपरांत दूसरी पत्ती में छिद्र होता है। इस प्रकार अनेक उदाहरण उपलब्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि गति की तीव्रता से भ्रमवश मिथ्या अनुभूति होती है। मतलब मन की इतनी तेज गति होती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि एक समय पर जो मन है वो एक ही काम कर रहा है, जबकि मन एक समय पर एक ही कार्य करता है, ठीक है। चलो, मन एक होने पर भी स्पर्श इंद्रियों की व्यापकता के कारण वह व्यापक होता है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्याप्त है। इसमें मन संयुक्त रहता है, क्योंकि मन के बिना संयोग के वह विषय ग्रहण नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मन के विषय। मन द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को मन के विषय कहते हैं, ठीक है। तो मन के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, आप क्लास ले रहे हो, आपके आँखों के द्वारा क्लास ली जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसे सुना जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका मन क्या कर रहा है, उस विषय को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उस विषय को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। आगे लिखा है, मन के कर्म बता रखे हैं कि किसी विषय का चिंतन करना, ठीक है, उस विषय के बारे में उसके गुण अवगुण का विचार करना, तर्क लगाना, ध्यान लगाना, ठीक है, संकल्प या निर्णय करना, मन के द्वारा जानने योग्य सुख दुख आदि मन के विषय होते हैं, ठीक है। मन को उभयात्मक बोला है, मन कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है,
अगले पेज पर जाओ, पेज नंबर 10 पे मन के कार्य लिखे हैं। चिंतन करने योग्य होता है मन। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, किसी विषय के गुण दोष का विचार करके हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। ऊहे का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, उस पर मंथन करते हैं। क्या करते हैं, उस पर मंथन करते हैं। ठीक है, मतलब उसके जो उस पर तर्क वितर्क लगाते हैं उस पर। ठीक है, उस पर तर्क वितर्क लगाते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, अपन क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है। इसके अलावा ध्येय, एकाग्र विषय से किसी विषय पर किया गया चिंतन ध्येय कहलाता है। ठीक है। अगला दे रखा है संकल्प। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, संकल्प भी कहाँ करते हैं, मन में ही तो करते हैं, इंद्रियों में थोड़ी करते हैं, आंखों से थोड़ी संकल्प करते हैं, ना कान से करते हैं, मन से संकल्प करते हैं। जो संकल्प जो होता है वो मन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सुख दुख को हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसी चीज़ से सुख मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपके सुई चुभोई। ठीक है, मैंने आपके मान लो मैंने ऐसा करा, मेरे ही सुई चुभोई, मैं आपके क्यों चुभाऊंगा। ठीक है, मैंने मान लो मेरे ही सुई चुभोई है। ठीक है, तो अगर मेरा मन अगर उस वेदना के अनुकूल है, ठीक है, मेरा मन अगर उस वेदना के अनुकूल है, मेरा मन अगर उस चीज़ को सहन कर सकता है, ठीक है, तो मुझे सुख मिलेगा। ठीक है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ठीक है, अगर मान लो प्रतिकूल वेदना हो रही है, ठीक है, जो मन को अच्छा नहीं लगे उसे हम दुख कहते हैं। अब समझो बात को, देखो जैसे मान लो आपके साथ में कोई घटना हुई। ठीक है, आपके साथ में कोई घटना हुई। ठीक है, तो हम हमारे जैसे मन को एडजस्ट करेंगे कि भाई इस घटना हुई है, इस घटना से हमें दुखी होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों का मन इस तरह का होता है कि कोई भी घटना हो जाए फिर भी वो दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या है कि छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है उसी में वो लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो दुखी होना या सुखी होना वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो मन के कर्म दे रखे हैं यहाँ पर, मन के कर्मों के ऊपर बात कर लेते हैं। लिखा है इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उन्हें अपने अपने विषयों में प्रवृत्त कराना और अहित विषयों से रोकना। ठीक है, तथा स्वयं अपने को अहित विषयों में जाने से नियंत्रण करना, किसी कार्य की संभावनाओं का तर्क वितर्क करना, ये सभी मन के कर्म है। ठीक है, आगे इनकी डिटेल लिखी हुई उस पर बात करते हैं। इंद्रिय अभिग्रह। ठीक है, एक दे रखा है अगले पेज पर स्वनिग्रह, और चौथा दे रखा है, तीसरा चौथा है ऊह और विचार। ठीक है, देखो क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय पर मन अपना अधिकार चलाता है। मतलब ज्ञान इंद्रिय जो होती है हमारी, जो कर्म इंद्रिय जो होती है, ठीक है, उस पर हमारा जो मन जो होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मुझे उठकर यहाँ से वहाँ जाना है। ठीक है, मुझे उठकर यहाँ से वहाँ जाना है, तो मेरी जो कर्म इंद्रियाँ जो है, मेरे जो हाथ पैर है उसमें काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे मन ने कहा कि नहीं वहाँ नहीं जाना, तो मैं बीच में ही रुक जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा मन कंट्रोल कर रहा है ना मेरे हाथ पैरों को, मेरी कर्म इंद्रियों को मेरा मन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोग क्लास ले रहे हो। ठीक है, आप लोग क्लास ले रहे हो और आपको जैसे मान लो क्लास नहीं लेनी, आपको बीच में ही क्लास छोड़नी है। ठीक है, तो आपकी इंद्रियां भले ही कितना भी चाहे, आपकी आंखें चाहती है कि मैं क्लास लूँ, आपके कान चाहते हैं कि मैं क्लास सुनूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका मन नहीं चाहता है, ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियां, आंखें कुछ नहीं कर सकती, हमारे कान कुछ नहीं कर सकते अगर मन नहीं है तो। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां जो होती है, उनको कंट्रोल कौन करता है, उन पर अधिकार कौन जमाता है, हमारा मन जमाता है। ठीक है, तो लिखा है ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों पर मन अपना अधिकार चलाता है और उन्हें अपने नियंत्रण में रखकर उनसे कार्य करवाता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार मन ज्ञान इंद्रियों द्वारा बाहरी जगत के संपर्क में आकर विविध प्रकार के ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का संपादन करता है। इंद्रियां संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा उत्तेजनाओं से प्राप्त संवेदनाओं को
मस्तिष्क में स्थित अपने अपने केंद्रों और सहायक केंद्रों पर ले जाकर उन्हें प्रभावित करती है। यह प्रभाव किस मात्रा में ग्रहण किया जाए और किस मात्रा में छोड़ दिया जाए, इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है? मन करता है। ठीक है, तो वही बात अभी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल और लो, एग्जाम्पल हाँ, जैसे मान लो आप कोई गाना सुन रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, मान लो आप, ठीक है, तो आपको वो चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, आपकी अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखों को वो चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या वो कानों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं, हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो हमारा जो मन है वो ही हमारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा है। ठीक है, चलो, कर्म इंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं का संपादन और नियंत्रण भी मन करता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां जो होती हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है, मुझे ये वस्तु यहाँ से उठाकर वहाँ रखनी है और वहाँ से उठाकर फिर यहाँ रखनी है, लेकिन अगर मेरे मन ने इजाज़त नहीं दी, मेरे हाथ को इजाज़त नहीं दी, तो भले ही मेरा मन कितना भी करे, ठीक है, यानी मेरे हाथ चाहे कितनी भी कोशिश करे इस चीज़ को उठाने की, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं उठाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई कार्य करना है, ठीक है, या हमारा जो मन होता है वो हमें गलत कार्य करने से रोकता है। ठीक है, तो अगर हमारा मन नहीं है, ठीक है, अगर हमारा मन हमारी कर्म इंद्रियों को इजाज़त नहीं देता है, ठीक है, उस गलत कार्य को करने की, ठीक है, तो हम कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना कर्म। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो हमारा जो मन जो होता है वही हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल में करता है। लेकिन मन जो होता है वो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग जो होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे खाने का पचना, हृदय का स्पंदन करना, फेफड़ों के द्वारा सांस लेना, उनको कंट्रोल नहीं करता है हमारा मन। ठीक है, वो तो जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी। ठीक है, उनका एक अलग सिस्टम होता है। ठीक है, उनका हमारे ब्रेन में अलग सिस्टम होता है। ठीक है, चलो, स्वनिग्रह का मतलब होता है मन का खुद पे नियंत्रण। अपने किस विषय पर किस समय संयोग करे और किससे न करे, इसका नियंत्रण स्वयं मन करता है। मन का अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखना बड़ा दुष्कर कार्य है, परंतु असंभव भी नहीं है। जितना मनोबल सबल होगा उतना ही हम मन की एकाग्रता का कार्य सरल हो जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है ऊह या विचार, यानी तर्क लगाना। ठीक है, तर्क द्वारा चिंतन के विषय या ध्यान के विषय पर विचार करके निश्चय के लिए बुद्धि को प्रदान करना मन का इंद्रिय निरपेक्ष व्यापार है। चलो समझो क्या लिखा है। लिखा है युक्तिपूर्वक तर्क द्वारा चिंतन के विषय तथा ध्यान के विषय पर विचार करके निश्चय के लिए बुद्धि को प्रदान करना मन का इंद्रिय निरपेक्ष व्यापार है। इसका परिणाम स्वरूप ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, मन चंचल है, प्रचंड है, बलवान है, हठी है, उसका विषयों से निग्रह करना कठिन कार्य है। ठीक है, किंतु जैसे कहते हैं ना अपन, जैसे अपन ध्यान लगाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, तो ध्यान लगाना बहुत कठिन कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। ठीक है, अगर हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो हमारा मन इधर उधर भागेगा, कभी किस चीज़ में सोचेगा, कभी किस चीज़ में सोचेगा, कभी कहाँ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा। तो मन को एक जगह निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन अगर हमने ध्यान की प्रैक्टिस कर करके अगर मन को एक जगह लगाने की अगर हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, अगर हम एक जगह ध्यान लगाने में अगर हम सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम एक तरह से ये मान लो दुनिया जीत लेते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति की एकाग्रता क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उसको ना तो पढ़ाई करने में कोई परेशानी होती है। ठीक है, उसको चीज़ें भी याद एक बार में हो जाती है। ठीक है, उसकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप मूवी देखने गए, ठीक है, तो मूवी देखने आप लोग जाते हो तो वो स्टोरी आपको एक बार में याद हो जाती है ना, आपको बार बार में थोड़ी याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, एक बार में याद हो जाती है। वो इसलिए याद हो जाती है क्योंकि आपका उसमें मन है। ठीक है, मतलब आपने वो चीज़ एकाग्रचित होकर देखी है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप एकाग्रचित होकर देखते हैं तो उससे आपके मन पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहती है। ठीक है, चलो, जिस व्यक्ति की मति यानी मन या बुद्धि, वाणी और कार्य परिणाम काल में सुख प्रदान करने वाला। अच्छा, चलो, मन के अधिष्ठान अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
ऐसे ही करके धीरे धीरे हम आपकी ये जो बुक है इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर पॉसिबल होगा तो मैं शाम को भी आप लोगों को क्लास लूँगा, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं मैसेज डाल दूँगा ग्रुप पे, ठीक है। तो आप लोग क्या समय से जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू। और कल का आप लोगों का पेपर है, ठीक है। मंडे को फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो तो है परिचर्या के मूल सिद्धांत, जिसका गेस्ट पेपर मैंने डाल दिया है, आप सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। और सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर भी मैं डाल चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।